हेलो दोस्तों। आप सभी का जो नंबर सिस्टम के जो अपने रिमेनिंग क्वेश्चन है 1 से 5 तक की मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। जो 6 के बाद के जो क्वेश्चन है 20 तक के उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हमें दो डिजिट दे रखे हैं 400 और 700 और पूछा है कि कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से 6 से और 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो 5 से 6 से और 7 से विभाजित होने का मतलब है कि हम तीनों संख्याओं के एचसीएफ से विभाजित हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा इन संख्याओं का? एचसीएफ की वैल्यू होगी 5 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210। मतलब क्या हुआ कि इस 400 और 700 के बीच में हमें वो संख्या निकाल लेनी है जो 2 से 10 से विभाजित हो जाए। ठीक है, और 210 से विभाजित सबसे पहली कौन सी संख्या होगी? 210 तो इनके बीच में है नहीं, दूसरी संख्या इंटू 2 420। तो फर्स्ट डिजिट क्या होगी? 420 और सेकंड डिजिट क्या होगी? 630। इसके अलावा बाकी क्या कौन सी संख्या आ रही है? 840। क्या 840 इनके बीच में नहीं है? मतलब पहली संख्या तो हो जाएगी अपनी 420 और दूसरी हो जाएगी 630। तो अपनी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ये दो। ठीक है, ओनली दो ही संख्याएं, 420 और 630। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है जो कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को विभाजित करने पर प्रति समान शेषफल प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है हम किसी भी संख्या को, मान लो कि कोई संख्या है p। ठीक है, हम p को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x से डिवाइड कर रहे हैं इनटू, मान लीजिए हमने n बार डिवाइड किया, प्लस r। आपको पता है जब जब इसमें r की वैल्यू यहाँ पे भी ऐड है, r की वैल्यू यहाँ पे भी ऐड है और r की वैल्यू यहाँ पे भी ऐड है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि हर बार समान शेषफल प्राप्त हो रहा है। कोई ऐसी संख्या x से डिवाइड करने पे हर बार r शेषफल प्राप्त हो रहा है। अब आप ध्यान दो, जब मैं इसमें से इसको, इसमें से इसको या फिर इसमें से इसको घटाऊंगा तो हमेशा तीनों बार r कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो r कट जाएगा तो मैंने सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं इसमें से इसको घटा लेता हूं। ठीक है, तो इस केस में क्या प्राप्त होगा? हमें हमें प्राप्त होगा 194 एंड 1। दूसरी डिजिट हमें क्या प्राप्त होगी? जब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो उस केस में हमें मिलेगा 852। ठीक है, और तीसरी जो डिजिट है इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो हमें उस टाइम पे मिलेगा 2343। ठीक है, 2343 मिल गया। अब आप देखो कि ये तीन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? वो ही x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेता हूं। सबसे पहले मैं 3 से अगर डिवाइड करता हूं तो 3 से डिवाइड करने पे आ रहा है 4, 3। ठीक है, 3 24, 24 के बाद में एक 4 और लास्ट में आ रहा है 3। ठीक है, अब एक इसके अलावा एक 71 और डिजिट होगी जिससे हम इनमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में कोई डिजिट और होगी ही नहीं जिसके अलावा हम इससे भाग दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 इंटू 71। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ जाएगा 3 इंटू 71 क्या होता है? 213। हमें क्या पूछा है कि इसके अंकों का योग ज्ञात करना है। जो संख्या x है, हमारी x की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, x की वैल्यू है ये, इसके अंकों का योग क्या हुआ? 3 और एक 4 और 2 6। मतलब लास्ट आंसर होगा हमारा 6। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है कि 2 टू द पावर 256 को 17 से अगर डिवाइड किया जाए तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा? ये निकालना है। आप सबसे पहले देखो, दो की ऐसी कौन सी पावर है जो 17 के आसपास है? आपको पता है दो की पावर में 4, 8, 16। 16 को हम क्या लिख, 17 को क्या लिख सकते हैं? 16+1। या फिर मैं बोल सकता हूं 16 को क्या लिख सकते हैं? 17 - 1। तो सबसे पहले हम इसको 16 में बांट लेते हैं।
अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ 2 टू दी पावर 4 इंटू 64, क्या ये गलत होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि 256 को हमने कैसे तोड़ लिया? 4 इंटू 64। ठीक है, अब 2 टू दी पावर 4 क्या होता है आपको पता है? 16 होता है डिवाइड बाई 64। ठीक है, 64 हो गया। हम इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 17 का। क्या 16 को मैं लिख सकता हूं 17 माइनस 1 टू दी पावर 64 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इसमें दो केस बनते हैं। कौन से में? a माइनस 1 टू दी पावर n बटे a। अगर ऐसा केस है, और यहां पे पहला केस तो है अगर n का मान सम हो, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो हमेशा एक बचेगा। और दूसरा केस जो बनता है हमारे पास उसमें है अगर n का मान विषम हो या फिर ऑड हो। ठीक है, अगर ऑड हो, ये ऑड नंबर हो, तो हमारे पास उस केस में जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है a माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास सामने आ गई बात निकल के। तो अब आपको पता है हमारे पास कौन सा केस बन रहा है? n का मान क्या है? सम 64, क्योंकि 64 सम संख्या है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा? r की वैल्यू 1 बच जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू 1 बचेगी, इसका मतलब हमारे पास पूछा भी शेषफल है, तो शेषफल की वैल्यू 1 होगी। करेक्ट आंसर होगा अपना सी। सी के बाद में ये अपना 8वां क्वेश्चन है। अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित संख्या दे रखी है हमें 459 से विभाजित करने पर किसी एक निश्चित संख्या, मान लो कि हमने मान लिया उस निश्चित संख्या को x को 459 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में हमें क्या मिलता है? 19। अब आपको पता है कि हम किसी भी संख्या को क्या लिख सकते हैं? मान लो कि हमारे पास वो n बार डिवाइड हो रहा है, तो वो हो जाएगा 459 इंटू एन प्लस 19। क्या हम उस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि इससे डिवाइड कर रहे हैं, मान लो कि वो n बार डिवाइड हुआ और हमें रिमाइंडर लास्ट में क्या मिला? 19। तो हम उस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी बात क्या पूछा है? उसी संख्या को, सेम टू सेम संख्या को अगर 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलेगा? ठीक है, अब इस संख्या को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो हमें निकालना है कि शेषफल उस केस में क्या मिलेगा। अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूं तो आप देखो, 17 दूना 34, 2 बार गया, बचा 34 में से एक, 119 रह जाएगा। 119 को 17 को 7 बार दे सकते हैं हम। ठीक है, मतलब 27 बार डिवाइड हो जाएगा, यहां से 27 बार कट रहा है। ठीक है, अब आप 19 को क्या लिख सकते हो? 17 प्लस 2। तो हमें क्या लिखना है कि ये कितनी बार डिवाइड हो गया? 27n प्लस 19 बटे 17। आपको पता है ये तो अपने आप में पूरा पूरा विभाजित हो गया। हमें क्या चेक करना है? ओनली रिमाइंडर। ओनली रिमाइंडर पूछा है, ना कि हमसे कोई और डिजिट पूछे। तो हमें अगर रिमाइंडर निकालना है तो आप अगर 19 में 17 का भाग दोगे तो आपको पता है एक बार चला जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? 2। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो शेषफल जो हमारा बचेगा वो बचेगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? एक संख्या दे रखी है 4 टू द पावर 999 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? हमसे वही सेम टू सेम रिमाइंडर पूछा। ज्यादातर क्वेश्चन सीजीएल में इसी के आते हैं, रिमाइंडर्स के पूछने के बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। अब आप एक बात तो खुद सोच के देखो, क्या 4 को हम 4 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16। क्या उसके आसपास में 7 का कोई मल्टीपल आता है? नहीं आता। हम एक बार और करते हैं, 16 चौका 64। अब आप देखो, सतनाम 63, मतलब 63 और 64 आसपास हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हम जो 63 है या फिर बोलू 64 है उसको लिख सकते हैं 63 प्लस 1। हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा देता हूं। आप देखो, मैं इसको ऐसा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 4 टू द पावर 999 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 4 टू द पावर 3 इंटू 333। बिल्कुल सही बात है। 4 टू द पावर 3 क्या होता है आपको पता है? 64 होता है। 4 चौका 16 चौका 64। 64 की पावर, इसमें डिवाइड कर रहा हूं मैं 7 का। ठीक है, 7 का मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूं? 64, सॉरी 63 प्लस 1। 64 तो है ऑलरेडी, 63
प्लस 1 टू द पावर 3 3 3 डिवाइड बाई 7। आपको पता है जब जब इसके मल्टीपल आएंगे तब तब ये हमेशा 7 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास लास्ट में कौन सा केस बचेगा? एक और सिनेरियो आपको मैं बता देता हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था a प्लस 1 टू द पावर n बटे a। अगर ऐसा केस बनता है तो हमेशा n का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों केस में हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। वो सम और विषम वाले केस कौन से केस में बनते हैं? अगर a माइनस 1 हो तो उसमें अगर n का मान हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास रिमाइंडर 1 हो जाएगा, अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा हमेशा a माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रिमाइंडर आएगा आपको पता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई केस बन रहा है a प्लस 1 टू द पावर n अपॉन a, तो इस केस में रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें मैं एक और बात बताता हूं। अगर मान लो ये संख्या 7 की बजाय कुछ ऐसा होता कि यहां पे 63 माइनस 1 बनता, मतलब 62 होता और 63 माइनस 1 लिख पाते, तो आपको पता क्या रिमाइंडर आता? रिमाइंडर उस केस में a माइनस 1 आता, और आपको पता जो नीचे डिवाइड जो हो रही है संख्या उस केस में हो जाता हमारा 7 माइनस 1, उस टाइम पे रिमाइंडर आता हमारा 6। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। बट इस केस में आपको पता करेक्ट आंसर सी होगा जो एक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दे रखा है एक कमरे में कुछ कुर्सियों को हम मान लेते हैं के। ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं इनको हम बोल देते हैं वी। ठीक है, अगर केवल एक व्यक्ति एक कुर्सी पर बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, मतलब एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, मतलब व्यक्ति है जो कुर्सियों से ज्यादा है, और कितने ज्यादा है? एक। मतलब व्यक्ति हो गए हमारे पास कुर्सी प्लस 1 के प्लस 1। ठीक है, नहीं बचती, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी पर दो व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। प्रत्येक कुर्सी पर अगर दो व्यक्ति बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्तियों की संख्या का आधा, तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। इसमें प्लस 1 कर दूं मैं तो एक कुर्सियों की संख्या आ जाएगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन रही है और ये इक्वेशन नंबर 2 बन रही है। मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको पता है इसको इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा v, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इज इक्वल टू k को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2k। मैं v को रिप्लेस कर सकता हूं, मेरे से वैसे भी पूछा क्या है? कुर्सियों की संख्या पूछी। अब आप एक चीज ध्यान रखो, जब भी कभी x और y में इक्वेशन आती है तो आप ये ध्यान रखो हमें एलिमिनेट दूसरे वाले को करना है। हमारे पास एलिमिनेट हमें किसको करना है? व्यक्तियों को करना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? कुर्सियों की संख्या। तो मैं एक काम करता हूं, v का मान है जो यहां पे रख देता हूं, ऑटोमेटिकली v एलिमिनेट हो जाएगा और k बच जाएगा। ये मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो v की वैल्यू रख देता हूं मैं k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2k। k को मैं इधर ले जाता हूं और 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। 2k माइनस k, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, मतलब कुर्सियों की संख्या हमारे पास क्या आ गई? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इन्होंने बोला है अमन के पास निश्चित संख्या में 20 के नोट और 10 रुपए के नोट हैं जिनकी राशि 390 रुपए। मान लो कि 20 के नोटों की संख्या हमने मान ली x और 10 के नोटों की संख्या हमने मान ली y, तो उन दोनों का योग क्या है? हमारे पास 390। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 20 के कितने नोट हैं? x इंटू 20 प्लस 10 के कितने नोट हैं? y, तो y इंटू 10 इज इक्वल टू 390। पहली बात तो ये हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर प्रत्येक चिन्ह के नोट की संख्या को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब 20 के नोट तो हो जाए y और 10 के नोट हो जाए x, तो जो नई जो अपन को संख्या मिलेगी वो मिलेगी 90 कम मिलेगी पहले की तुलना में। तो लिख लेता हूं मैं, हमने क्या बोला कि 20 के नोट की संख्या तो हो जाए y और x के नोट की संख्या हो जाए 10, मतलब x इंटू 10 के नोट की संख्या x हो जाएगी तो ये 10 हो गया, प्लस y के कितने हो गए? y संख्या वाले कितने नोट हैं? 20। ठीक है, इज इक्वल टू 300। जीरो से जीरो काट दो आप, ये जीरो गई, ये जीरो गई, ये जीरो गई। ये तो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो, मैं इसको उतार लेता हूं यहां, 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 39, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। हमें पूछा क्या है, मैंने आपको बताया है कि जिसकी संख्या पूछी जाए ना उसको तो रखना है और दूसरे को रिप्लेस करना है। तो हमें क्या पूछा, 20 के नोटों की संख्या, मतलब 20 के नोटों की संख्या उस टाइम पे क्या थी, x थी। मतलब हमें हटाना किसको है, y को। अब y को अगर हमें हटाना है तो मैं एक काम कर दूं, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2y, और ये 39 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 78। ठीक है, 78 हो गया, बिल्कुल सही है। मैं इसको माइनस किया, माइनस के यहाँ पे माइनस किया, अगर इसमें से माइनस करूंगा तो 4x में से x गए तो ये हो जाएगा 3x। और आपको पता है इसको तो एलिमिनेट ही करना था, इसको तो हटा नहीं था, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। 78 में से अगर 30 गए तो हमारे पास बचेंगे इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 48 डिवाइड बाई 3, 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास 20 के नोटों की संख्या 16 थी। ठीक है, और हम वैसे y के नोटों की संख्या भी निकाल सकते हैं अगर हमसे पूछता तो, बट हमें y को एलिमिनेट करना है। आप ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन करो कभी तो हमेशा उस टाइप से क्वेश्चन करने हैं कि जो हमें पूछा है उसको तो रखना है। अब आप ऐसा इसमें उल्टा भी कर सकते थे कि x को हटा देते y, फिर आप एक y की वैल्यू रखते फिर x का निकालते, जबकि आप ध्यान दो कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो रख लेना है, दूसरे को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आप देखो, इसने बोला है कि 6 अंकों की एक संख्या है 33 से विभाजित है, यदि संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या किससे विभाजित होगी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या किससे विभाजित है। ठीक है, तो हमें बोला है कि कोई संख्या 33 से अगर विभाजित है तो हम उस संख्या को मान लेते हैं x, और उसको हम क्या लिख सकते हैं 33 इंटू एन, एन बार विभाजित है। अगर कोई संख्या पूरी पूरी तरह 33 से विभाजित है, हम तो उसको क्या लिख सकते हैं, सीधी सा है कि भाई 33 इंटू एन लिख सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि अगर उसी संख्या में अगर 21 जोड़ दिया जाता है तो जो नई संख्या बन रही है वो किससे विभाजित होगी। तो हम अगर इसमें 21 जोड़ देते हैं तो आप देखो यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, 11 इंटू एन प्लस 7। अब आप देखो क्या ये 5 से विभाजित है, नहीं। क्या ये 4 से विभाजित है, नहीं है। क्या ये 2 से है, नहीं है। क्या इसमें 3 का भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, पूरा पूरा कट रहा है 3 से ही। तो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी 3। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रखा है हमें एक डिजिट दे रखी है 34 पी क्यू। ठीक है, 4 अंकों की एक संख्या है जिसको 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू की वैल्यू पूछी है, तो अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है तो क्यू को या तो 0 रहे या फिर ये 5 रहे। आपको पहला तो ये पता चल गया। दूसरी बात, अगर इसी संख्या को अगर 3 से विभाजित होना है तो आपको पता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ये हमने पढ़ चुके हैं कि कोई संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है तो उसका मतलब है कि उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है कि 3 प्लस 4 प्लस पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 3, ये किससे विभाजित हो जाना चाहिए, 3 से। मान लो कि मैं पहला केस ले लेता हूं कि क्यू की वैल्यू 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूं क्यू की, तो आप देखो क्यू की वैल्यू अगर 0 हो जाती है ये, तो 3 और 4 7, 7 और पी की वैल्यू अगर 2 हो जाती है 9, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब पी का मान क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है ना, 5 4 9 और 3 12, 12 भी 3 से विभाजित हो रहा है। दूसरी पी का मान क्या हो सकता है 5, और तीसरा मान क्या हो सकता है 8। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी, 3 केस बन रहे हैं हमारे पास। उस टाइम पे हमारे पास संख्या बनेगी भाई 3 4, पहला मान क्या आ रहा है 2, क्यू को हमने क्या मान रखा था 0, पहली संख्या तो ये है। दूसरा, दूसरी संख्या बन रही है 3 4 5 0, तीसरी क्या बन रही है 3 4 8 0। हमने देख लिया कि भाई ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। क्या ये 7 से भी विभाजित है,
हम अगर इनमें किसी में भी 7 का भाग देखे देंगे तो उस केस में 7 का भाग नहीं जाएगा, ना तो इसमें जा रहा, ना इसमें जा रहा, ना इसमें जा रहा। ठीक है, जीरो का केस हम पढ़ चुके। दूसरा केस देख लेते हैं हम। दूसरा केस में क्या है, मान लो कि Q की वैल्यू है हमारे पास 5। अगर Q की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाती है, Q की वैल्यू अगर हमारे पास 5 हो जाती है तो 5 4 9 और 3 12। तो उस केस में या तो P की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर P की वैल्यू 3 हो जाए, या फिर 6 हो जाए, या फिर 6 और 3 9 हो जाए। ये केस बनते हैं। ठीक है, अब अगर P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू हमारे पास आ रही है तो मैं यहां पे रख लेता हूं। तो पहली संख्या क्या बन रही है, 3405 पहली डिजिट। दूसरी बन रही है 3435। तीसरी बन रही है 3465। और चौथी और है ये 3495। अगर आप 7 का भाग देके इन संख्याओं में देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें भी नहीं जा रहा 7 का भाग, क्योंकि इसका 2 गुना अगर इसमें से घटाते हैं तो वो 7 से विभाजित नहीं हो रहा। इसका 5 का 2 गुना अगर आप इसमें से घटाते हो तो भी ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा। आप देखो इसमें अगर 7 का भाग देते हो तो ये पूरी पूरी तरह विभाजित हो रहा है। मतलब क्या होगा कि हमें पता चला कि Q का मान तो 5 सही आ रहा है और P का मान हमारे पास 6 सही आ रहा है। तो P की वैल्यू है हमारे पास 6 और Q की वैल्यू है हमारे पास 5। और दोनों का अगर मैं जोड़ता हूं, हमसे पूछा क्या है, P प्लस Q का मान पूछा है, तो P प्लस Q क्या आ रहा है, 11। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप एक बात ध्यान रखो कि जो पावर में है ना हमें उसको बराबर बना लेना है, इक्वल होनी चाहिए पावर, तब हम नीचे की संख्याओं को कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, कौन कहां कौन सी स्थिति में। ठीक है, अब इस केस में मैं एक काम करता हूं, अगर यहाँ पे 25 नहीं दे रखा होता और 24 दे रखा होता ना तो मैं सबको 1/6 की पावर में कन्वर्ट कर लेता, पर मुझे यहाँ पे पता है कि 25 का रूट अगर मैं करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 1/6 की पावर में ले लेता हूं, मतलब इन सब की पावर 1/6 ले लेता हूं। अब मैं देखो आप कैसे लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं 14 की पावर, ये 1/3 है। अगर मैं नीचे 6 बनाता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/6। क्या मैं 1/3 को 2/6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, द्वितीय 6 हो रहा है। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है हमारा, 12 की पावर, क्या इसको मैं 3/6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 3 को अगर काटोगे तो 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है, 16। 16 का तो पावर 1/6 रहने दीजिए, क्योंकि हम इनको सबको 1/6 के रूप में लेके आ रहे हैं। ठीक है, 25 की पावर 1/2 इंटू 1/6, क्या ये 1/12 होता है, 1/6 इंटू ये 1/12 होता है, बिल्कुल सही है। अब आप देखो मैं एक काम करता हूं, 14 का जो ये अंदर जो स्क्वायर है इसको अंदर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर या फिर मैं सीधा इसको 14 के स्क्वायर को 196 ही लिख देता हूं ना, तो ये होता है 196 का पावर 1/6। दूसरा केस, ये 12 के पावर 3 जा रहा है, तो 12 के पावर 3 क्या होता है, 12 बड़े 144, 144 इंटू 12, 12 चौक 48, 4, 12 चौक 48 और 4 52, और 12 के 12 और 4 और 12 और 5 17, तो ये आ रहा है 1728 की पावर 1/6। और तीसरा केस आ रहा है, आपको पता है ये तो 16 के पावर 1/6 है ये ऑलरेडी। ठीक है, अब आप देखो आपको पता है जब पावर 1/2 होती है इसका मतलब क्या है कि हम उसका रूट कर रहे हैं, ये आपको पता ही है। तो मैं अगर इसको अंदर लेके आता हूं तो ये मतलब क्या है, √25 है, और √25 कितना होता है, 5 होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 की पावर 1/6। अब आपको पता चल गया कि भाई सबसे छोटी संख्या, आप देखो सबसे छोटी संख्या है, अब इन सबकी पावर बराबर हो गई, 1/6 1/6 1/6 1/6। अब हम इन सारी संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अब आप अगर इसकी तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1/5, जो कि किससे निकल के आई है, डी से। ठीक है, तो इसका सबसे छोटी संख्या हुआ 1/5। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ रहे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ये है। और आप ये भी बता सकते हो सबसे बड़ी ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, और सबसे छोटी वो है। ठीक है,
आपसे पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता कि भाई आप अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में जमा हो या बढ़ते हुए में जमा हो, ठीक है, वो जो आप जो भी पूछता है आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक डिजिट दी हुई है को पूरी तरह किससे विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आप देखो कि मैं यहाँ पे 7 की पावर 81 है, 82 है और 83 है। अगर मैं 7 की पावर 81 कॉमन लेता हूं, यहाँ पे एक बचेगा, बिल्कुल सही है। 7 की पावर 82 में से अगर 7 की पावर 81 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक 7 बच जाएगा गुना, ठीक है। या फिर देखो आप 7 की पावर 82 को क्या लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। 7 की पावर 82 लिख सकते हो आपकी 7 की पावर 81 प्लस 1, और आपको पता है ए की पावर m प्लस n है, तो इसका मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 81 इंटू 7 की पावर 1। मतलब यहाँ पे 7 की पावर 81 मैंने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 7 बच जाएगा। और दूसरा, जब आप 83 में से दो पावर निकाल लोगे, 81 पावर निकाल लोगे, तो यहाँ पे लास्ट में कितनी बच जाएंगी, दो बच जाएंगी, मतलब 7 49। अब आप 49 प्लस 7 कितने हो रहे हैं, 9 और 7 16 और 1 17, मतलब 57। तो ये क्या आ गया आंसर, 57 इंटू 7 टू द पावर 81। अब आप देखो, क्या यहाँ पे 57 ऑप्शन है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें से एक और 7 ले लेता हूं, एक 7 और मैं यहां पे ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 57 इंटू 7 करोगे आप तो ये आएगा 399 इंटू 7 टू दावर 80। आप यहां करके देखो, 57 इंटू 7, 49, 35 और 3, 35 और 4 39, ठीक है, सॉरी 99। तो ये क्या आ रहा, 399 इंटू 7 टू दावर 81 नहीं, यहाँ पे एक पावर कम रह जाएगी क्योंकि एक 7 को हमने यहाँ पे यूज ले लिया। तो अब आप देखो इस संख्या को किससे भाग दिया जा सकता है कंप्लीटली, क्या इससे दिया जा सकता है, नहीं। क्या इससे, नहीं ना इससे,